मानव अपने उत्पत्ति और उद्भव काल से ही पृथ्वी को देखा, चांद तारों को देखा, ग्रह नक्षत्रों को देखा, सूर्य को देखा, इस ब्रह्मांड को देखा, कल्पना किया, उपकल्पना किया, अनुभव किया, अनुमान लगाया और उसके साथ में अर्थ निकाले। इस अनुभव, अनुमान और अर्थ को ज्योतिष विज्ञान कहा गया है, एस्ट्रोलॉजी कहा गया है। ज्योतिष विज्ञान का उत्पत्ति कब हुई, इसका स्पष्ट आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्राप्त स्रोतों के अनुसार, उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार मानव सभ्यता की उत्पत्ति से ही ज्योतिष मानव के साथ साथ रहा है। इस संबंध में जो भी सभ्यताएं आज तक खोजी गई है, भारत की तो ज्ञात सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके पूर्व ईसा से कोई 25,000 वर्ष पूर्व जो सभ्यता खोजी गई वह सुमेर की सभ्यता है। सुमेरियन सभ्यता जो ये अरब कंट्रीज में मिस्र, इजिप्ट के आसपास की जो सभ्यता थी, बेबीलोन, मेसोपोटामिया और सुमेर, बेसिकली सुमेर सभ्यता की जो खोज हुई, उसमें जो उत्खनन से जो प्राप्त साक्ष्य हैं, जो अस्थियां मिली, जो हड्डियां मिली, उसमें ज्योतिष विज्ञान के चित्र हैं। यहां तक कि चंद्र यात्रा के भी चित्र सुमेरियन सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। ईसा से कोई 25,000 वर्ष पूर्व की बात है। बाल हमारी सभ्यताएं हैं, जहां साहित्यों का सृजन देखने को मिलता है, वैदिक काल माना जाता है, जिसके संबंध में हमारे जो वेद है उसमें ज्योतिषी गणनाएं मिलती हैं, वेदांग ज्योतिष मिलता है, और ज्योतिष को वेद की आंख, वेद का चक्षु कहा जाता है। ये बात हुई। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किताब द आर्किटिक ऑफ वेदास में लिखा है कि ऋग्वेद में जो भी साक्ष्य लिखे गए हैं, ऋग्वेद के जो सृजन था, जब उसकी लिखा गया, उससे कोई 90,000 वर्ष पूर्व, वैदिक पीरियड 1500 ईसा पूर्व के आसपास की बात है, उससे कोई 90,000 वर्ष पूर्व, ये बाल गंगाधर तिलक की बात मैं बता रहा हूं। तो ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की स्थिति कैसी थी, ये हमारे ऋग्वेद में है। इसके बाद बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हुए, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य। केवल भारत में ही नहीं, हाल ही में जो अनुसंधान किए गए हैं, जो जानकारियां उपलब्ध हुई हैं, पूरी दुनिया के लोग, जिसमें लगभग 78% लोग, 78% लोग एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को मानते हैं। फ्रांस में अध्ययन हुआ, अमेरिका में अध्ययन हुआ। अमेरिका करोड़ों डॉलर प्रति वर्ष ज्योतिष विज्ञान के अध्ययन और अनुसंधान में खर्च करता है। अभी हाल ही में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा एक शोध प्रकाशित किया गया, उसमें कहा कि लगभग 37% शादियां इसलिए असफल हो जाती हैं क्योंकि उनकी कुंडलियों का मिलान नहीं किया गया है। ये हाल ही में है, BHU का जो शोध प्रकाशित हुआ, आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं गूगल में। तो ज्योतिष में बात होती है कि ज्योतिष वास्तव में यह मनोविज्ञान है, अंधविश्वास है, या फिर विज्ञान है। इस संबंध में लोगों की अपने अपनी विचारधाराएं हैं। मनोविज्ञानिकों का, दार्शनिकों का, अध्यात्म शास्त्रियों की अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए हैं उससे ज्योतिष की वैज्ञानिकता सिद्ध होती है। यदि ज्योतिष में प्रायः हम अपने मनोगत स्वभावों को, विचारों को, मनोसंरचनाओं को, भविष्य को, भूत को, इन सब चीजों को जानने की चेष्टा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं।
यदि ज्योतिष के द्वारा बताई गई कोई बात असत्य हो जाती है, नियत नहीं रहती है, ठीक फिट नहीं बैठती, तो यह ज्योतिष विज्ञान का दोष नहीं है, यह हमारे ज्ञान का दोष है, हमारे नॉलेज का दोष है। क्योंकि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी गूढ़, रहस्यात्मक और जितना अनंत आपका ब्रह्मांड है, जितना असीम आपका ब्रह्मांड है, उतना ही असीम, उतना ही अनंत आपका ज्योतिष विज्ञान है। ये बात कहा गया है कि ज्योतिष, ऐसे अध्यात्म शास्त्रियों का कहना है कि जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वह सब कुछ आपके शरीर में है। तब ब्रह्मांडे यथा पिंडे, ऐसा श्लोक भी कहा जाता है संस्कृत में। इसी बात को आज से कोई 3000 वर्ष पूर्व, 600 ईसा पूर्व के आसपास यूनान में एक गणितज्ञ, आध्यात्मिक और दार्शनिक हुए पाइथागोरस ने गणित का अध्ययन तो किया ही किया, एस्ट्रोलॉजी का भी अध्ययन किया, ज्योतिष का अध्ययन किया। और ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए वो 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व, जब ये गौतम बुद्ध का समय और महावीर का समय था, उस समय भारत भी आए। उनका कहना था कि ज्योतिष, जो दुनिया में जो ज्योतिषी गणनाएं हैं, उन सबसे प्राचीन, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन भारत में हुआ है। जो 0 से लेकर के 9 तक अंक है, संस्कृत हमारी जो पहली भाषा है, प्रारंभिक भाषा है, तो वो ये जो अंक दिए गए हैं ज्योतिष में, 9 तक अंक हैं। इसी ज्योतिष अंकों के आधार पर गणित का विकास हुआ और ये 9 अंक, फिर 9 का ही अरब, करोड़, लाख, उसी अंक का डुप्लीकेशन और सब मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। अंक वही है, 9 तक ही है। तो इन 9 अंकों को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और यह भारत की देन है और यह ज्योतिष की देन है, ऐसा पाइथागोरस ने कहा। पाइथागोरस ने एक तो यह बात कही। पाइथागोरस ने दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, जो कि बड़ी हमारे ज्योतिष को विज्ञान सिद्ध करता है, उन्होंने कहा कि ग्रह जब अपने कक्षों में गति करते हैं तो उनसे एक प्रत्येक ग्रह में एक, जब गति करते हैं उनका एक वाइब्रेशन होता है, उनमें एक संगीत लहरियां होती हैं। तो उस संगीत लहरियों का, उस ऊर्जा का प्रभाव मानव जीवन पर, मानव स्वास्थ्य पर और मानवीय मन पर पड़ता है। एक दूसरी बात उन्होंने यह कहा कि जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो उसका जो मानवीय चित्त है, उसकी जो चेतना है, वो बड़ी ही संवेदनशील होती है। उस समय जिस ग्रही स्थिति पे उसका जन्म हुआ होता है तो उसकी जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो संगीत है, वो उसके चित्त पर, बच्चे के चित्त पर प्रभाव डालता है और उससे वह ट्यून होता है, उससे वो लयबद्ध होता है और वह एक प्रकार से उसके जीवन में वो एक संस्कार के रूप में, एक लय के रूप में समाहित हो जाता है, संस्कारित हो जाता है। जब यह जो हार्मोनी है ग्रहों से और उस बच्चे के चित्त से, बच्चा बड़ा हो गया, उसकी चित्त वृत्तियां बदल गई, तो ये जो रिदम था उस ग्रह से और जो मानव का जो चित्त है उससे जब वो डिसहार्मोनी होता है, जब उसकी हार्मोनी बिगड़ जाती है, उसका सामंजस्य बिगड़ जाता है, तो व्यक्ति अस्वस्थ होता है, तनावग्रस्त होता है, एक प्रकार से नकारात्मक मनोभाव पैदा होते हैं। यह पाइथागोरस की बात है। और जब उससे हार्मोनियस होता है, उन्होंने इसकी थ्योरी दिया है, प्लैनेट हार्मोनियस थ्योरी, ग्रहों के सामंजस्य का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रहों का की अपनी संगीत है और इसी बात को हमारे ज्योतिषियों ने सिद्ध किया है। पाइथागोरस ने कहा है कि ये जो संपूर्ण, उन्होंने कॉस्मिक म्यूजिक की बात की है, यही बात हमारे ज्योतिषियों ने कहा, हमारे दर्शन शास्त्रियों ने कहा, हमारे अध्यात्म शास्त्रों ने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक नाद से हुई, इसलिए नाद ब्रह्म शब्द लाया गया, नाद ब्रह्म। इसी बात को पाइथागोरस ने कहा। पाइथागोरस ने कहा कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड
कि अपनी एक संगीत है, और उस संगीत के साथ हम लयबद्ध होने पे, उस वाइब्रेशन के साथ हम लयबद्ध होंगे, तो हम हमारी मनोस्थिति ठीक रहेगी, हम ठीक ठाक काम कर पाएंगे, और हम हमारे जीवन के जो बहुत सारे उद्देश्य और हमारी जो मानवीय चेतना का जो विकास है वो भी पूरा होगा। यह पाइथागोरस की बात की है। यहाँ तक कि पाइथागोरस ने यह कहा है कि आत्मा एक वाद्य यंत्र की तरह काम करती है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक वाद्य यंत्र की तरह है जिसे संगीत लहरियां निकलती हैं। इसको बहुत सारे दुनिया में रिसर्च हुए हैं, ग्रहों के संबंध में, नक्षत्रों के संबंध में, कॉस्मिक म्यूजिक के संबंध में। तो पाइथागोरस ने ज्योतिष की वैज्ञानिकता को गणितीय सिद्धांतों से भी सिद्ध किया और अपने तर्कों और अनुभवों से भी सिद्ध किया, इसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध किया। इसी तरह के अन्य वैज्ञानिक भी हुए। 1920 के आसपास की बात है, रूस में एक एस्ट्रोलॉजर हुए चेंज बस्की, ये रूस के एस्ट्रोलॉजर थे। 1920 के आसपास उन्होंने कहा कि जो कि आज हमारा जो विज्ञान भी इस चीज को कहा कि जो सूर्य है, सूर्य में प्रत्येक 11 वर्ष में सन साइकिल में सूर्य में एक आणविक विस्फोट होता है, अपनी ऊर्जा की चरम बिंदु पर होता है। इसको जहां हम लोग आजकल इसको सूर्य कलंक, सन स्पॉट, सन साइकिल, ये प्रत्येक 11 वर्ष में होता है। सूर्य में एक महान परिवर्तन होता है, और ये जो महान परिवर्तन होते हैं, जो असीम ऊर्जा होती है, जो इसमें परिवर्तन होता है, तो यह प्रभाव मानवीय जीवन पर, इस पृथ्वी ग्रह पर, और चूंकि सौर मंडल का मुखिया ये सूर्य है, इस जगत की महाआत्मा सूर्य है, इसलिए उसका पूरा प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर और हम सब पर पड़ता है। चेंजाबस्की ने कहा था 1920 में कि ये वो वही काल होते हैं कि जब पूरी दुनिया में युद्ध होते हैं, क्रांतियां होती हैं, और मानवीय चेतनाएं अलग तरह से विकसित होती हैं, और एक कल्चरल चेंज देखने को मिलता है, इकोनॉमी में चेंज देखने को मिलता है, राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलता है, यहां तक कि क्रांतियां भी होती हैं। उन्होंने औद्योगिक क्रांति की बात की, जो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रेनेसा की बात, उन्होंने ऐसे पिछले 700 वर्षों का ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अध्ययन करके रूस में यह बात कही। चूंकि उस समय वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो स्टालिन थे, वो मार्क्सिस्ट थे, साम्यवाद को मानने वाले थे। उनको इन बातों से, धर्म को, ज्योतिष को, अध्यात्म को, इनसे कोई वास्ता नहीं था। वैसे भी जो कम्युनिज्म है बातों को स्वीकार नहीं कर पाए, अतः चेंजाबस्की को साइबेरिया की जेल में डाल दिया गया। लगभग 50 वर्ष तक चेंजाबस्की साइबेरिया की जेल में रहे। स्टालिन के मरने के बाद ही वो छूटे। बाहर आने के बाद, जेल से बाहर जब आए, तब भी वो 5-6 महीना जीवित रहे। उन्होंने पुनः अपने बातों को तर्कों, प्रमाणों और सिद्धांतों से सिद्ध किया था। तो चेंजाबस्की ने कहा कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक 11 वर्ष में जो सन साइकिल होता है, जो सूर्य, कहीं इसको सूर्य कलंक, सन स्पॉट भी कहा जाता है, तो ये एक ऊर्जा का प्रवाह है, कई परिवर्तन। सूर्य मात्र आग का गोला नहीं, इसमें बड़ी चेतना है, महाचेतना है, महासंवेदनशीलता है, और इन सब चीजों को ज्योतिषों ने भी सिद्ध किया है और अब विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है। तो ये चेंजाबस्की की बात हमने आपको बताई, पाइथागोरस की हमने बात बताई। ऐसे ही एक चिकित्सक हुए स्विट्जरलैंड में, ये 1495 के आसपास की बात है। पैरासेल्स, जिन्हें कि मॉडर्न मेडिसिन का जनक कहा जाता है, मेडिसिन एस्ट्रोलॉजी का जनक कहा जाता है, उनने भी यही बात की कि जो ग्रहों में का अपना एक वाइब्रेशन होता है, ग्रहों की अपनी एक स्थिति होती है, प्रत्येक ग्रहों का अपना एक स्वभाव होता है, और मानवीय जीवन पर प्रभावित करता है, जन्म के समय प्रभावित करता है, और हर क्षण, हर प्रतिपल उसका प्रभाव पड़ता है। अतः वो किसी चिकित्सा करने के पूर्व, कोई मेडिसिन लिखने के पूर्व उन्होंने एस्ट्रोलॉजी मेडिसिन पर किताब भी लिखी है, तो उनने ये कुछ लिखने के पूर्व पहले ग्रहों की स्थिति, यहाँ तक कि जन्म कुंडलियां भी देखा करते थे। तो ये कहना कि जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है,
विज्ञान है, मनोविज्ञान है या अंधविश्वास, इस संबंध में आपका क्या मानना है? जिसे आप क्या मानते हैं? अंधविश्वास मानते हैं, मनोविज्ञान मानते हैं या फिर विज्ञान मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।